जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा आपको एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना है तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, जो कि आपको वर्दी दिलाकर रहेगा। अगर आपका तैयारी अभी तक एसएससी जीडी का कुछ भी नहीं हुआ है या पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको इतने सारे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, वही प्रश्न आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से सीधे एसएससी जीडी से टारगेट प्रश्न है, सीधे एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सब प्रश्न क्या है, संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। संविधान बनाने में टोटल जो समय लगा था, याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा था। संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संविधान जब बन रहा था उसका पहला बैठक कब हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। कहां में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कहां में हुआ था, नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। जिसमें कितने अध्यक्ष बनाए गए थे, 2 अध्यक्ष बनाया गया था। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक आपका था अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर 2 अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न को हम यहाँ पर कर लेते हैं। संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्च आया था। आपके एग्जाम में हो सकता है तो पूछ ले कि संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया था। 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में टोटल खर्च आया था। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था। संविधान को कब अंगीकारा गया, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और इसको लागू कब पूरे देश में किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। जो भी संविधान है और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनता है वो ज्यादातर अनुच्छेद से ही प्रश्न बनता है। कहां से प्रश्न बनता है, अनुच्छेद से ही प्रश्न बनता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। आपको इसको याद रखना है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान जैसे में संविधान 1 जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 1 है, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, तो भारत राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 1 के तहत क्या होता है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। उसी प्रकार से कभी कभी अनुच्छेद 370 या धारा 370 के नाम से इसको जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धारा 370 किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। याद रखिएगा एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला वायरल सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में टकराता है। सवाल क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, तो भारत राज्यों का संघ, ये आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है। और यहाँ पर क्या क्या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूं, आपका जो एग्जाम होता है टोटल कितना क्वेश्चन का होता है, 80 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से गणित का 20 प्रश्न, हिंदी का 20, रीजनिंग का 20, जीके जीएस का 20, ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी कर लेना है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आने का ये प्रश्न संभावना है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं यकीनन मानो कि यहाँ से 2 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। जो लोक नृत्य है यहाँ से
हर साल एसएससी में 2 प्रश्न पूछा जाता है। हर साल एसएससी में 2 प्रश्न अगर आपको सही करना है तो आप मात्र लोक नृत्य को याद करके चल जाओ। 2 प्रश्न यहां से आपका सही हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा देता हूं। जैसे में आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था भागड़ा। भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भागड़ा भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा भागड़ा आपका पंजाब का हो जाता है। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, आपको जो समझना है उसको अच्छे से समझिएगा। भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो आपका पंजाब का है। भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। भागड़ा या गिद्धा एक पूछता है, भागड़ा या क्या पूछता है? गिद्धा। भागड़ा और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो आपका पंजाब का हो जाता है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी हो जाता है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी। इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद, माने कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग खाता है, तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी माने कच्चा पूड़ी कौन खाता है? तो आंध्र लोग खाता है, यानी आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा सा ट्रिक है जो कि आपको याद करने में मदद करेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? जब भी कुचिपुड़ी देखिए बिना आंध्र मतलब आंख मूंद कर मान दीजिए आंध्र प्रदेश। पंजाब का क्या हो जाएगा? भागड़ा और गिद्धा हो जाएगा। और घूमर, घूमर कहाँ का है? कोई बच्चे बता सकते हैं घूमर कहाँ का है? और एक, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट हमको सवाल आया जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बिहू वाला। बिहू, बिहू जो है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। एक गरबा, एक आपका क्या? गरबा। बिहू और गरबा और डांडिया, ये जो है से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, मजाक में नहीं लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे एग्जाम में आएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? तो बिहू आपका असम का होता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य होता है? असम का होता है। बिहू कहाँ का होता है? असम का होता है। गरबा कहाँ का होता है? गुजरात का। ग से गरबा, ग से गुजरात। और डांडिया कहाँ का होता है? गरबा डांडिया एक ही जगह का होता है, गुजरात का ही गरबा और डांडिया होता है। असम का क्या हो जाता है? बिहू हो जाता है। एक आपकी एग्जाम में और भी पूछा जाता है, रौफ। रऊफ, रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो रौफ आपका जो है वह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। आपके एग्जाम में पूछता है रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा कि यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रसिद्ध लोक नृत्य, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कोई बच्चे बता सकते हैं यक्षगान कहाँ का है? बिल्कुल राइट आंसर कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? यक्षगान है। यक्षगान है। कुचिपुड़ी आपको बता दी। आंध्र प्रदेश का जो इंपोर्टेंट था वो आपको हम करवा दिए, अगर आप वो याद कर लेते तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भागड़ा और गिद्धा, जो कि आपके एग्जाम में इस साल ओ साल पूछते रहता है, भागड़ा और गिद्धा। भागड़ा और गिद्धा आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? पंजाब का। दूसरा आपको गरबा और डांडिया बताए थे। क्या बताए थे? गरबा और डांडिया, जो कि कहाँ का हो जाता है? गुजरात का हो जाता है। एक आपका बिहू बताए थे। एक आपका क्या बताए थे? बिहू बताए थे। बिहू कहाँ का हो जाता है? असम का। एक आपको रौफ बताए थे। क्या बताए थे? रौफ। रौफ कहाँ का हो जाता है? जम्मू कश्मीर का हो जाता है। ये 4-5 याद कर लेते हैं। ये जैसे बहुत सारा लोक नृत्य है, लेकिन ये 4-5 ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार यही सबसे रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि इस साल बिहू पूछ दिया तो अगले वाला साल में गरबा हो सकता है पूछ दे, या भागड़ा पूछ दे, तो ये सब याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दरा, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दरा, और इतना बड़ा ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दरा लद्दाख को झियांग से यानी चीन से जोड़ता है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पर्वत दरा है जो लद्दाख को चीन से जोड़ता है? चीन में यह जगह का नाम दिया है, वहां कौन सा दरा जोड़ता है? ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काराकोरम दरा, काराकोरम दरा लद्दाख और चीन को जोड़ता है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न। इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताएंगे वो सीधे सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। एक हिंदी का भी यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में ऐसा शब्द आता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, एक ऐसा प्रश्न आपके हर साल एसएससी के एग्जाम में हिंदी में पूछा जाता है। मैं आपको पहले दिखा देना चाह रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है,
था, उसके बाद मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उज्ज्वल का शुद्ध वल्तनी शब्द क्या होगा? शुद्ध वल्तनी पहचाना मतलब उज्ज्वल कौन सा इसमें सही लिखा है, उज्ज्वल इसमें कौन सा सही लिखा है, बता सकता है कोई बच्चे उज्ज्वल इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? उज्ज्वल उज्ज्वल दोनों ज इसमें आधा होना चाहिए, दोनों ज जिसमें आधा होगा वही सही होगा उज्ज्वल का सही वल्तनी शब्द। देखिए जो पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, एक तो उज्ज्वल वाला हो गया, एक आपका आशीर्वाद वाला पूछता है कि आशीर्वाद का सही वल्तनी बताइए। आशीर्वाद का, जैसे में आशीर्वाद का भी ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा और आपको देखना है कि कौन सा आशीर्वाद है सही लिखा है। उज्ज्वल और आशीर्वाद आपके एग्जाम में ज्यादा बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो देख लेना है दोनों को। उज्ज्वल का शुद्ध वल्तनी शब्द जिसमें दोनों ज रहेगा वो बिल्कुल उज्ज्वल का शुद्ध वल्तनी शब्द होगा। पहचानने के लिए बताना कि जब भी उज्ज्वल दे दे आपको नहीं पता चला है तो देखिएगा दोनों ज जिसमें आधा होगा, दोनों ज आधा होगा वही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दा पर जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि वीवीआई सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। मैं कहूंगा आपको कि अगर आपको वर्दी पाना है तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देखकर चला जाते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1913 में गदर पार्टी का स्थापना, यहां से आपका एग्जाम में सवाल भी बन सकता है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आपके एग्जाम में पूछा जाए गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। जो गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ढक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनता है? जो ये सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है कि ढक्कन का जो पठार है वह मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना होता है। ये जो सवाल है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो जीके जैसे सवाल पूछे जाते हैं वो पर्वत हो गया, नृत्य हो गया, खेल हो गया, संविधान से कुछ प्रश्न हो जाता है, कुछ भारत के सबसे बड़े छोटे से सवाल हो जाता है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ढक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान का बना होता है? जिनको पता है उनका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। जो ढक्कन का पठार होता है वह किस प्रकार के चट्टान का बना होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर आपका सवाल है अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? मतलब अर्थशास्त्र में जब ये शब्द लिखा रहता है गिफिन गुड्स, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका वो ये अर्थ होता है कि वे वस्तुएं जिनका मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है, मतलब उसका मांग बढ़ेगा तो उसका दाम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गिफिन गुड्स मतलब गिफिन वस्तुओं का मतलब यही होता है अर्थशास्त्र में कि जिसका मांग बढ़ा, मतलब वो चीज ज्यादा बिकने लगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है। मार्केट में भी आप गए होंगे तो देखे होंगे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए प्याज बिक रहा है, प्याज एक ही जगह है, वहां पर 4-5 आदमी खरीदने वाला है, तो प्याज का दाम बढ़ेगा। प्याज का क्या होगा? दाम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कहेगा कि नहीं हमको दे दीजिए 50 का, तो ये बोलेगा नहीं हमको दे दीजिए 60 का। ऐसे होता है ना, आप भी कहीं पर बोले होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मांग बढ़ता है तो उसका कीमत भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये अर्थशास्त्र में गिफिन गुड्स का मतलब होता है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, यह बहुत जरूरी काम है, ठीक है ना। एक बार जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या कुछ भी दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, पौधों में फ्लोयम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों में फ्लोयम का उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लोयम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। याद रखिएगा फ्लोयम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पानी का देख लेते हैं। पानी का परिवहन पेड़ पौधा में
जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम। जाइलम के द्वारा पेड़ पौधा में पानियों का परिवहन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा जाता है। और यहाँ पर बात फ्लोएम का कर रहा है, तो फ्लोएम में भोजन पहुंचता है। क्या पहुंचता है? भोजन, यानी शर्करा। शर्करा का परिवहन होता है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में भोजन जो जाएगा वह फ्लोएम के द्वारा जाएगा, और जो पानी जाएगा वह किसके द्वारा जाएगा? जाइलम के द्वारा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रिवीजन कर लेना है अच्छे से। ठीक है ना? चलिए, 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित है? विशेष अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 105 संबंधित है। अनुच्छेद 105 विशेष अधिकार संसद के विशेष अधिकार से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। जैसे में आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बनता है, जैसे में अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 352 का संबंध है आपातकाल से। किससे है? आपातकाल से है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? आपातकाल से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 का संबंध है किससे है? तो आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये आपका राष्ट्रपति के शासन से संबंधित होता है। राष्ट्रपति जो शासन करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 356 के तहत करता है। और जो आपातकाल भारत में लगाया जाता है, अपना देश में लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 352 के तहत। और एक आपको अनुच्छेद 370 बताया था जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है ना? अगर वास्तव में आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं और इस पर वर्दी लेना चाहते हैं, तो आपको 23 फरवरी तक डेली एसएससी का क्लास करना पड़ेगा। डेली आज से दिन रात एक कर दीजिए, अगर आप वास्तव में वर्दी एवं सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है ना? और मैं आपके लिए डेली इसी चैनल पर एसएससी का रिवीजन क्लास लाता हूं, तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना? हम आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करेंगे, बस आप मेहनत कीजिए और हम मेहनत करेंगे। इस बार हम लोग दोनों मिलकर रिजल्ट देंगे। तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम तक आपको डेली एसएससी का क्लासेस मिलेगा। और जो बच्चे एसएससी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर देंगे। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग भर देंगे। ये इसका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है ना? जो क्या, अगर ये 10th लेवल के बेसिक पर, अगर आप 10th पास आउट हैं, सिंपल है, तो इसका फॉर्म आप लोग डाल देंगे। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है कि चिराब नृत्य, ये वाला भी सवाल आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, आपके एग्जाम में नृत्य यानी डांस से एक प्रश्न संभव है। संभव क्या, एकदम आएगा ही आएगा, एक नहीं दो तीन मान लीजिए। ठीक है ना? चिराब नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक बांस नृत्य है? मतलब जो चिराव नृत्य है वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक बांस नृत्य है? ठीक है ना? किस राज्य का है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका मिजोरम का हो जाएगा। चिराब कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम। चिराब कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल कह रहा है सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? एकदम पॉपुलर सवाल है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर कौन सा नदी बहता है? सतपुड़ा जो है और एक विंध्य पर्वत है, उसके बीच से होकर कौन सा नदी बहता है? ये आपको पता होना चाहिए, एकदम वीवीआई सवाल है। तो ये आपका नर्मदा नदी बहता है। कौन सा नदी बहता है? नर्मदा नदी बहता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके एग्जाम में गोदावरी के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। जैसे में बूढ़ी गंडक किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंडक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक हम लोग गोदावरी नदी को कहते हैं, या इसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। महानदी ओडिशा में है। ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती और नर्मदा कौन सी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे जिन्होंने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, जो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, उसके लेखक कौन थे जिन्होंने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था? एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो गुलामगिरी के जो
जो लेखक हो जाएंगे वो ज्योतिबाई फुले हो जाएंगे। गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्योतिराव फुले हो जाएंगे, जिन्होंने जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था। ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर आपके संविधान सभा के जनक हैं, पिता हैं, उनको लिखे थे। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक जो एसिड है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? और ये आपका साइंस का प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जीके जीएस मिलाकर, जीके और जीएस मिलाकर आपका जो एग्जाम होता है टोटल 20 क्वेश्चन का होता है। कितना क्वेश्चन का होता है? 20 क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025-26 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से 26 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहला राज्य कौन सा रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक एक प्रकार का गेम्स है जो कि 2025 से 26 के बीच में हुआ था। इसका मतलब कौन सा मतलब राज्य जीता, ये एक तरफ से सवाल आपका है। ठीक है ना। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य जीता था? तो महाराष्ट्र जीता था। ठीक है, आगे चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मटकी, मटकी 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 किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो अक्सर मालवा क्षेत्र में किया जाता है? मतलब जो मटकी लोक नृत्य है वह मालवा क्षेत्र में किया जाता है। जो कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो जो मटकी लोक नृत्य है वह आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? मटकी हो जाएगा। मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। म से मटकी और म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। म से मटकी और म से मध्य प्रदेश, जो कि मालवा क्षेत्र में किया जाता है। मालवा वाला जहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है वहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 आपको इंपोर्टेंट शुरुआत से ही प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको करवा रहे हैं। जैसे में बिहार का कभी कभी पूछ देगा तो बिहार का भी याद रखिएगा। बिहार का आपका होता है जाट जाटिन। क्या एक होता है? जाट जाटिन एक होता है, जाट जाटिन। और एक आपका लौंडा नाच भी होता है। क्या होता है? लौंडा नाच। ये नहीं कि मजाक में आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल आपका किताब बुक में है लौंडा नाच। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य में जाट जाटिन, झिझिया, लौंडा नाच ये सब आता है। गुजरात में तो आपको बता देते गरबा और डांडिया। मध्य प्रदेश का मटकी आपका हो गया। राजस्थान का फिलहाल के लिए तो अभी थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, नहीं तो ये भी हम आपको करवा ही देते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए एसएससी वाला, वो ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? एसएससी ही लिखकर मैसेज करना है। अगर और कुछ लिखकर मैसेज करेंगे तो आपके पास लिंक नहीं जाएगा। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप एसएससी लिखकर मैसेज करोगे तभी आपके पास लिंक जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर लिखकर मैसेज कीजिए एसएससी। मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई बैंक का। तो याद रखिएगा, इसका स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। मुख्यालय इसका कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में। फिर से याद कीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन नन कॉपरेशन मूवमेंट को किस घटना के बाद अचानक स्थगित कर दिया गया था? मतलब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है उसको किस घटना के बाद अचानक स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, किस घटना के
बाद उसको अचानक स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा ये चौरा-चौरी कांड हो गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। जो असहयोग आंदोलन आपका हुआ था, वह स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 ईस्वी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था। मूवमेंट कब चालू हुआ था? 1920 ईस्वी में चालू हुआ था, जो कि 1922 ईस्वी तक चल रहा था। 1922 में चल रहा था, तो 1922 में ये चौरा-चौरी कांड हो गया, जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है ना? चलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन अंग्रेजों की तरफ से था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता या पूना पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? 15 नंबर सवाल आपका साइंस का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का गति, जो प्रकाश का गति होता है सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? एकदम पॉपुलर सवाल है कि जो प्रकाश का गति होता है वह सर्वाधिक किस मात्रा में होता है? तो वैक्यूम में होता है। किस में होता है? वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। प्रकाश का जो सबसे अधिक प्रकाश का जो गति होता है सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? तो वो सभी को पता है, निर्वात में या तो होता है यानी वैक्यूम में होता है। ठीक है ना? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय का भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव, ये काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, या किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। एकदम पॉपुलर सवाल है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही हो रहा है। ठीक है ना? और आप लोग भी नहीं लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो किसको हम बोलेंगे, बताइए तो जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इस पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर हो गया हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 18 नंबर आपका सवाल है कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से जो मानव शरीर में रोग जो होता है वह डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 19 नंबर आपका सवाल है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग सीडीएस भी शॉर्ट रूप में बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कौन है? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? करंट अफेयर्स अपडेट के ऊपर है निर्भर, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान आपका है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस कौन थे? जनरल अनिल चौहान है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 20 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि कर्क रेखा ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, भारत का जो कर्क रेखा है वह कितना राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। वहां पर हम लोग 20 जीके जीएस का प्रश्न देखे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए पॉपुलर सवाल था, आपको सिलेक्टेड प्रश्न था और आपको वर्दी दिलाने वाला प्रश्न था। अब आप लोग हिंदी के 20 प्रश्न को देख लेते हैं, जो जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा है? अस्थावर, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर का मतलब होता है स्थिर हो जाना। अस्थावर का मतलब क्या हो जाता है? स्थिर हो जाना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम। जंगम का मतलब चलते रहना या चले जाना, ये होता है, इसका अर्थ होता है। तो अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आपको एसएससी जीडी में कई बार करवा चुका प्रश्न हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, रिपीटेड
प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 2 नंबर आपका सवाल क्या है, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में। हिंदी में का स्कोर रखिए 20 में से कम 17 प्लस का टारगेट आप लोग रखिए। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। जिसके लिए कोई शत्रु न जन्मा हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुने। मैं आपको ऊपर ही बता दिया था जब सबसे फर्स्ट में आपको बताए थे कि शुद्ध वर्तनी वाले से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर आ भी गया, आशीर्वाद भी आ गया। ठीक है ना, आशीर्वाद और वो वाला क्या था, उज्जवल, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। कभी ए वाला कभी ओ वाला पूछ ही देता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा कौन सा आशीर्वाद यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आशीर्वाद आपके हिसाब से कौन सा आशीर्वाद सही होगा, पहले आप जवाब दीजिए। आप एक बार ऑप्शन को बहुत ही छोटी निगाहों से देखिए और बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। आशीर्वाद कौन सा सही होगा। एक बच्चे का आ रहा है सर ये बी वाला होगा, बी वाला होगा। हम भी देख लेते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी वाला ही सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बी वाला सही ना होकर कौन हो जाएगा, सी वाला सही होगा। आशीर्वाद ऐसे लिखा था, हालांकि आप ऐसे देख रहे हैं लेकिन ये गलत है। आशीर्वाद आपका ऐसे लिखाएगा, सी ऑप्शन के जैसे लिखाएगा। चलिए, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है कि अर्नय, अर्नय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्नय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्नय, अर्नय का पर्यायवाची क्या होता है, कानन होता है। क्या होता है, अर्नय का पर्यायवाची कानन होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। अंग अंग ढीला हो जाना यानी बहुत थक जाना, अंग अंग ढीला हो जाना यानी बहुत थक जाना। अगला नंबर सवाल है 6 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। जो किए गए उपकारों को मानता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उससे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। 7 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि उन्मिलन, उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा, एकदम पॉपुलर सवाल है, आप बताइएगा। उन्मिलन विलोम का शब्द उल्टा शब्द क्या होगा, तो निमिलन होगा। क्या होगा, उन्मिलन का विलोम का उल्टा क्या हो जाएगा, निमिलन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 8 नंबर आपका सवाल है कि दामनी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। दामनी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग को बता सकते हैं, विद्युत। दामनी का विद्युत हो जाएगा। दामनी का पर्यायवाची दामनी को और हम लोग विद्युत भी बोल सकते हैं। 9 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हाथ कंगन को आरसी, हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का क्या सही अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का क्या अर्थ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मतलब जो सही व्यक्ति है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सही है ऐसे सही है, उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हाथ कंगन को आरसी अर्थ वही हो जाएगा कि प्रत्यक्ष यानी सही व्यक्ति को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कुछ सबूत की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सही है, कोई कह दिया कि आप चोरी किए, आप सही हैं, तो हमको क्या सबूत की क्या जरूरत है, जब हम चोरी नहीं किए तो सबूत की क्या जरूरत है, बताओ। क्या ऐसा होता है ना, तो वही हाथ कंगन के आरसी का अर्थ वही हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है। कोई बच्चे ऑप्शन देकर बता पाएंगे, ऊंट के मुंह में जीरा कौन सा सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत कम मात्रा में वस्तु मिलना। जैसे में ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम मात्रा में आपको वस्तु मिलना। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर चयन करना कह रहा है कि शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। जैसे में वह कल आएगा, ये शुद्ध नहीं है। मुझे घर जाना, ये भी शुद्ध नहीं है, कृपया मेरी बात सुनिए। यहाँ पर यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे चलिए, जो कि आपके लिए अशुद्ध, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा बिग मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा।
यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछ रहा है ना, यहाँ पर शुद्ध वाक्य वह कल आएगा, बिल्कुल सिंपल है, शुद्ध वह कल आएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे घर जाना है, ये सब शुद्ध वाक्य, कृपया मेरी बात सुने। यहाँ पर है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह थोड़ा सा शुद्ध जैसा वाक्य लग रहा है, ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, पावक किसका पर्यायवाची है? पावक किसका पर्यायवाची है? याद करिएगा, पावक। पावक किसका पर्यायवाची है? तो पावक किसका होता है? तो पावक को जल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वायु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पृथ्वी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अग्नि बोलेंगे उसको। पावक का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। 13 नंबर आपका क्या सवाल है? आमिष का विलोम शब्द क्या है? आमिष। आमिष का सही विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का सही विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष होगा। आमिष का सही विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष होगा, याद रखिएगा। आमिष का सही विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष। निरामिष हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछेगा? अक्कल पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या है? अक्कल पर पत्थर पड़ना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि गुल्लड़ का फूल होना। गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना हो जाएगा। गुल्लड़ का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, ठीक है। आगे चलिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 16 नंबर आपका क्या सवाल है? अनुज का सही विलोम शब्द क्या है? अनुज का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। 17 नंबर आपका सवाल क्या है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे में आकाश को हम लोग व्योम बोल सकते हैं, नभ बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, लेकिन पावक नहीं बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? आंख फेर लेना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल हो जाना। क्या हो जाना? प्रतिकूल हो जाना, साथ न देना। प्रतिकूल हो जाना यानी साथ न देना, ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना, साथ न देना। 20 नंबर आपका सवाल है कि उज्जवल का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? देखिए, ऊपर ऊपर भी यही वाला सवाल शायद लगभग में था, और यहाँ पर भी वही सवाल है। तो उज्जवल का सही वर्तनी शब्द क्या होता है? जिसमें दोनों ज आधा हो, दोनों ज आधा हो, वही क्या होगा? शुद्ध वर्तनी होगा, सही होगा। उज्जवल का सही शब्द क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों ज आधा हो। ये बात को, मेरी बातों को याद रखिएगा, ये सीधे आपके एग्जाम में काम देगा। अच्छा, यहाँ पर वीडियो भी काफी लंबा हो गया, नहीं तो आपको हम अभी रीजनिंग भी करवा देते, ठीक है, रीजनिंग भी हम आपको करवा देते, लेकिन यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देगा, और जाते जाते अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर आपके लिए बनता है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो को देख लिया और मैंने आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाया, तो इसलिए एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।